हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके थे कि G1 G2 किस सीक्वेंस में मिलता है, उसके बाद M कैसे मिलता है। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं कि G1 G2 ये सब होते क्या हैं, यानी कि हम अब एक्चुअल में माइटोसिस मियोसिस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर डिवीज़न क्या होता है। तो देखो, न्यूक्लियर डिवीज़न जो होता है, इसकी सबसे पहले तो जब हमारा एम फेज़ होता है उसमें न्यूक्लियर के डिवीज़न होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और एम फेज़ के एंड में न्यूक्लियर हमारा डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड होना। तो फिर क्या होता है इन एम फेज़ एंड, यानी कि एम फेज़ के एंड में, ठीक है, हमारा सेटअप मतलब कि जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया। तो उसके बाद में हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। यानी कि अगर हमारी एक सेल है, इसमें दो न्यूक्लियस बन गए, तो अब ये सेल ऐसे डिवाइड करके दो सेल्स भी तो बनाएगी, जब भी तो इसमें सेल डिवीज़न होगा। ठीक है ना, तो ये सेल एक न्यूक्लियस इसमें चला जाता है, एक न्यूक्लियस इसमें चला जाता है, तो इसको ही हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है, उसके बाद देखने वाले हैं हम। देखो, जो हमारा इंटरफेस होता है, मैंने बताया था कि आपको उसमें तीन वो होते हैं फेजेस। ठीक है, तो सबसे पहला फेज जो होता है उसको हम गैप 1 बोलते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट में G1 भी बोल देते हैं। और जो सेकंड नंबर का फेज होता है वो S फेज होता है, जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। अब सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं वो अब आगे देखेंगे। फिर होता है G2, जिसको हम गैप 2 बोलते हैं। देखो, मेन होती है हमारी दो फेज। ठीक है ना, मान लिया ये हमारी सेल साइकिल है। साइकिल क्या होती है? साइकिल होती है जो जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है ना, यानी कि एक चीज़ घूम के, जैसे कि हमारे देखो घड़ी में 12 बज गए 12, तो अब वो दोबारा से बज रहे हैं 12, तो एक उसका साइकिल पूरा हो गया। यानी कि यहाँ पे उसके 12 बज रहे थे, तो वो पूरा घूम के आया, फिर दोबारा से 12 बज गए। पहले सुबह के 12 बजे थे, अब शाम के 12 बज रहे हैं, मतलब रात के 12 बज रहे हैं। तो जब ये 12 से 12 के बीच का जो टाइम है, तो इसका एक साइकिल पूरा हुआ है, तो इसको साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जब ये सेल का जो साइकिल होता है ना, इसमें एस फेज आता है। एस फेज में क्या होता है, ये डीएनए को डबल कर लेता है अपने। ठीक है, और एक होता है एम फेज। तो जो इनके बीच का फेज है ना, इसके बीच का एम के और एस के बीच का फेज है, उसको गैप 1 बोलते हैं। और फिर जो एम के एस के और एम के बीच का, उसको गैप 2 बोलते हैं। यानी कि मेन तो हमारी फेजेस दो ही होती हैं, बट इनके जो गैप होते हैं ना, उसको बोलते हैं G1 G2 गैप। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है G1 फेज। इसको हम G1 फेज में क्या होता है, अब ये आती कहाँ है? देखो, बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है एस फेज में, उसके और माइटोसिस के बीच में होती है हमारी G1 फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं, यानी कि इसकी सभी की सभी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो चलती रहती हैं, ग्रोथ करती है, यानी कि सेल का जो साइज़ होगा वो बढ़ता रहेगा, और ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं। यानी कि जिसमें चीज़ें होंगी ना, जैसे कि राइबोसोम्स हो गए और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, या फिर यानी कि जो जो इसमें ऑर्गेनेल्स थे वो डबल होते जाते हैं। फिर उसके बाद आता है डीएनए डैमेज रिपेयर, और जो भी कुछ इनके डीएनए में डैमेज होता है वो इस फेज़ में आके रिपेयर हो जाता है, क्योंकि डीएनए को आगे जाके डिवाइड करना है। अगर उसका डैमेज रिपेयर नहीं होगा तो सेल में कमी आ जाएगी। कमी आने के कारण क्या हो जाता है कि हमें डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो इसलिए उसमें जो भी कुछ कमी होती है वो पूरा कर दिया जाता है G1 फेज़ में। एस फेज़ आता है उसके बाद। एस फेज़ क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का बनना और उसका रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन क्या होता है, मान लिया ये हमारा एक डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए से दो डीएनए बन गए, तो इसको ही बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लिया ये पहले 2C था, इसको हम नाम दे रहे हैं 2C। ठीक है, अब 2C इसकी दो कॉपी बनेगी, तो 2C ये हो गया, 2C ये हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो गए, 4C हो गए। तो क्या होता है, इनिशियल में 2C होता है और बाद में कैसा हो जाता है, 4C हो जाता है। नो इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम के नंबर में कोई इंक्रीज नहीं आता। देखो कैसे नहीं आता इन क्रोमोजोम के नंबर में इंक्रीज। मान लिया ये हमारा क्या है, एक क्रोमोजोम है, ये दो क्रोमोजोम है, तीन क्रोमोजोम, ये तीन क्रोमोजोम थे हम में। ठीक है, हम में तो 23 होते हैं, 23 मतलब अगर हम पेयर में लेते हैं तो 23 पेयर होते हैं, अगर सिंगल लेते हैं तो 46 होते हैं। ठीक है, तो मान लिया ये ऐसे थे, 2C कंडीशन ये थी हमारी। ठीक है, फिर ये 2C अब 4C की कंडीशन में बदलने वाली है, तो ये क्या हो जाए, ऐसे डबल हो जाते हैं सभी क्रोमोजोम।
ठीक है, यानी कि ऐसे डबल हो जाते हैं सभी क्रोमोसोम, ऐसे ऐसे डबल हो जाते हैं, तो इसको भी हम एक क्रोमोसोम बोलते हैं। और जब ये सिंगल थे ना ऐसे, इसको भी हम एक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं आता, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं और बच्चों के बहुत गलती होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जब डीएनए डबल हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर भी तो डबल हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम आगे चल के बंटने हैं। तो क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं बढ़ते, मतलब वो नहीं बढ़ते, केवल उनका क्या होता है, वो सेम सेम होते हैं, चिपके हुए होते हैं आपस में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, इफ़ 2n क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉइड सेल इन जीवन फेज, अगर मतलब जीवन फेज में हम मान रहे हैं कि 2n है, मतलब कि क्रोमोसोम उसके 2n है, आफ्टर s क्रोमोसोम रिमेन सेम 2n, यानी कि 2n अगर हम इसको बोल रहे हैं तो इसमें बाद में भी 2n ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2n से 4n हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब मतलब ये सिंगल होता है ना, इसको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, और इसको हम क्रोमेटिड भी बोलते हैं। क्रोमोसोम क्रोमेटिड याद रखना है आपको, जिसकी एक सिंगल ही होती है ना, इसको क्रोमेटिड बोलते हैं। अगर मैं इसमें पूछती हूँ कि कितनी क्रोमेटिड है, तो बताओ आप कितनी क्रोमेटिड होंगी इसमें। तो देखो इसमें 2 क्रोमेटिड है, एक तो ये क्रोमेटिड, एक इसमें ये क्रोमेटिड। और क्रोमोसोम कितना है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। बस ये फ़र्क इतना है कि ये G1 का है और ये G2 का है। उसके बाद आता है कि एस फेज़ में और क्या क्या होता है। तो देखो एस फेज़ में हमारे सेंट्रियोल डबल होते हैं। सेंट्रियोल क्या होते हैं, देखो वो होते हैं ना ऐसे, जो मतलब कि सेल को डिवाइड करवाते हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है, वो होती है हमारे सेंट्रियोल। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टोटल ऑल डीएनए नोट गेट, मतलब कि एक साथ सारा डीएनए डिकंडेंस नहीं होता एक बार में, क्योंकि देखो हमें पता है कि हमारा जो डीएनए होता है वो कंडेंस फॉर्म में ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सारा डीएनए एक साथ नहीं खुलता, अगर ये एक साथ खुल जाएगा तो हमें डीएनए का डुप्लीकेशन करना कठिन हो जाएगा। तो ये एक जगह से खुलता है और फिर धीरे धीरे से ये ऐसे डुप्लीकेशन करता हुआ बढ़ता है। देखो ऐसे डुप्लीकेशन करता हुआ बढ़ता जाता है। इसमें ये ओल्ड डीएनए है, ये इसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, न्यू डीएनए। तो ये एक कॉपी बन गई, ये एक कॉपी बन गई, एक डीएनए से 2 कॉपी हमारी बन जाती है। और क्या होता है, इसमें हिस्टोन डबल होते हैं। तो देखो एस फेज में क्या क्या हुआ हमारा, एक तो हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यानी कि डीएनए डबल हो गया, एक हमारा सेंट्रियोल डबल हो गया, एक हमारा हिस्टोन डबल हो गया। तो ये 3 प्रोसेस हो रही है हमारी किसमें, इसमें एस फेजेज में। अब आती है बात G2 फेज की। तो G2 फेज में क्या होता है, एम फेज स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म सो लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम ट्यूबुलेंस बोलते हैं, प्रोटीन्स रिक्वायर सो दैट प्रोटीन्स गेट सिंथेसिस इन G2 फेज। अब देखो होता क्या है, अब G2 फेज के बाद हमारी एम फेज आने वाली है। तो एम फेज को में चाहिए कि हमें ये सेंट्रियोल चाहिए होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल चाहिएंगे क्योंकि हमें क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है आगे। अब क्योंकि इसमें जो भी कुछ चीज़ बंटवारे के लिए चाहिए होती है, हम कुछ सब कुछ बना चुके होते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखो फाइबर्स निकलते हैं ऐसे, इन क्रोमोसोम को मान लिया 3 क्रोमोसोम बने हमारे इसमें, ऐसे ऐसे 3 क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। अब इनको हमें बंटवारा करना है, कुछ 3 एक सेल में भेजने हैं, ये 3 आधा तोड़ के एक सेल में भेजना है, ठीक है। तो कुछ रस्सी टाइप का मान सकते हैं, रस्सी होती नहीं है, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको, कुछ रस्सी टाइप का मान लो, ये प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो इनको एक साइड खींचती है, इस साइड से खींचेगी और 3 इस साइड से खींचेगी। तो देखो जो ये होती है ना, ये बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो इसलिए G2 फेज में हमारी जितनी भी प्रोटीन्स चाहिए होती है वो सभी प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड भी डबल हो जाते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ये भी डबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं डीएनए के अमाउंट की बात करती हूँ तो देखो G1 में 2C होगा, ठीक है, S में 2C से 4C हो जाएगा, G2 में 4C रहेगा, और M में 4C से 2C बट जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैं पूछती हूँ कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें डीएनए कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। तो देखो G1 और G2 में डीएनए कांस्टेंट है, यहाँ पे 2C है 2C है, यहाँ पे 4C है तो 4C ही है। अब मैं आपसे पूछती हूँ एक और क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें डीएनए कांस्टेंट नहीं रहता, उसकी जो क्वांटिटी है वो बदल जाती है। तो एस और एम फेज ऐसी है जिसमें क्वांटिटी बदल जाती है, यहाँ 2C से 4C हो जाता है, यहाँ 4C से 2C हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्लोइडी देखते हैं तो देखो प्लोइडी क्या होती है, G1 S G2, तो इसमें हमें क्रोमेटिन देखने को मिलता है। क्रोमेटिन क्या होता है, यानी कि ऐसे धागे, मतलब कि धागे की नुमा जैसे ऊन होती है ना, उलझी हुई ऊन, उसकी तरह कुछ पड़ा होता है हमारा सारा डीएनए, ठीक है। और एम फेज में हमें क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, ठीक है।
इन ह्यूमन, अगर हम एक ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें 23 क्रोमोसोम हो गए। अगर हम 2n की बात कर रहे हैं यानी कि हैप्लॉइड मानते हैं जिसको हम, और 46 क्रोमोसोम होते हैं अगर हम 4n की बात करें जिसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझमें 23 क्रोमोसोम है तो मैं बोल रही हूँ कि मैं हैप्लॉइड की बात कर रही हूँ। आप बताओ मेरे को कि हैप्लॉइड कौन सी चीज़ होती है हमारे अंदर। तो जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होती हैं। और अगर मैं डिप्लॉइड की बात करती हूँ तो और जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं ना, जितनी भी जिससे हमारे मतलब ऑर्गन्स बनते हैं या स्किन बनते हैं, जो कुछ भी बन रहा है हमारे पूरी की पूरी बॉडी में, उनमें जो सेल्स होती है उसमें 46 क्रोमोसोम मिलते हैं जिसको हम डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है कि जीवन में क्रोमेटिन जो होते हैं वो 2C होता है, पता लग गया, क्योंकि आगे चल के वो बढ़ने वाला है, एस फेज में वो डबल होने वाला है, ठीक है। नोट क्रोमोसोम विजिबल, क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, हमें क्रोमेटिन दिखाई देता है। इट में मेक क्रोमोसोम, अगर हम समझने के लिए क्रोमोसोम बनाएं, एग्जाम्पल अगर अगर हम ड्रोसोफिला का ले रहे हैं 2n=8 यानी कि उसमें हैप्लॉइड कंडीशन है 8, ठीक है। तो देखो जीवन फेज में क्या होने वाला है, अगर मैं मान रही हूँ कि क्रोमोसोम से अगर हम समझने की कोशिश करें, बट जीवन में क्रोमोसोम नहीं होते, उसमें क्रोमेटिन देखने को मिलता है हमें, यानी कि धागे नुमा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, उलझा हुआ धागा होता है जैसा, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्रोमोसोम मान लेती हूँ तो एक मान लिया, इसमें ये बता रहा है कि 2n 8 होते हैं, इसमें 8 क्रोमोसोम होते हैं, तो हमने 8 क्रोमोसोम बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर मैं n= पूछती हूँ तो n= इसमें हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 2n=8 है ना। तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 4 आ जाएगा, तो n= कितना हो जाएगा, 4 हो गया इसमें। अब क्या हो रहा है, एस में इनको डबल होना है सबको, तो डबल हो जाएंगे, देखो ऐसे एस में डबल हुई, G2 में पहुंच गई है अब ये। तो G2 में क्या हुआ, इनकी सबकी कॉपी बन चुकी है, एस में सबकी कॉपी बन चुकी है, G2 में ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। क्रोमोसोम नहीं बदलते, उसमें क्रोमेटिड डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये एक क्रोमेटिड हो गया, तो 2 क्रोमेटिड है और क्रोमोसोम कितना है, 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को बोलते हैं, जो मतलब सेम टू सेम रहेंगे ना, उनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गिनती हूँ तो हमें 8 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं क्रोमेटिड की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमें 16 क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे पूछती हूँ आपको कि यहाँ पे कितने क्रोमोसोम और क्रोमेटिड है, तो यहाँ पे 8 ही क्रोमोसोम है, 8 ही क्रोमेटिड है। अगर मैं यहाँ पे आपको ये सेंट्रोमियर पूछती हूँ, सेंट्रोमियर होते हैं जहाँ से ये दोनों जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर है, तो 8 ही सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं आपसे यहाँ से पूछती हूँ कि यहाँ कितने सेंट्रोमियर है, तो यहाँ भी हमारे 8 ही सेंट्रोमियर है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो ठीक है, अब हमने ड्रोसोफिला का एग्जांपल तो देख लिया। अगर मैं ह्यूमन को से आपको इस चीज़ को समझाती हूँ कि ह्यूमन में क्या होता है, तो देखो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड ये सब क्या होता है, इसको ही तो हम प्लॉइड ही बोलते हैं, कि ये कि इसमें हैप्लॉइड में कितना है, डिप्लॉइड में कितना है, ये सब क्या है, हमारी प्लॉइडीज हैं, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन की बात करती तो सी की जो कंडीशन होती है उसमें हो गया 23, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे 23 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं डिप्लॉइड में G1 की बात करती हूँ, G1 में याद रखिए कि G2 में डबल हो जाते हैं, यानी कि सिंथेसिस होगा एस में और G2 में उनका मात्रा डबल हो जाती है, तो G1 में 46 होगा, ठीक है। क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, 2n=46। और G2 में क्या होता है, क्रोमोसोम तो 46 ही रहते हैं, पर होता क्या है, इसमें जो ये क्रोमेटिड होता है ना, ये डबल हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे बट जाते हैं, यानी कि एक सेल में 46 थे हमारे में, ठीक है। 46 अब ये डिवाइड होंगे, 46 इसमें चले जाएंगे, 46 इसमें चले जाएंगे, यानी कि ये वाले पिंक वाले 46 एक सेल में चले जाएंगे, ये ब्लू वाले 46 एक सेल में चले जाएंगे, ऐसे इनका डिवीजन होगा, ठीक है। अब देखो जो स्पोर्स होते हैं या गैमेट्स होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे जाइगोट हो गया या फिर स्पोरोफाइट होते हैं वो हमेशा डिप्लॉइड होते हैं। जाइगोट क्या होता है, यानी कि जब मान लिया ये स्पर्म है हमारा, ये हमारा एग है, ठीक है। तो इसमें भी 23 गैमेट है, ये इसमें भी, सॉरी गैमेट बोल रही हूँ, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, तो ये दोनों मिल गए। अब इसमें कितना हो गया, 46 हो गया दोनों के मिलने के बाद, तो ये क्या हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन है हमारी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद आता है G0 फेज। G0 फेज क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये रही हमारी G0 फेज, G0, ठीक है। अब देखो
दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर, यानी कि ये सेल्स मतलब कुछ सेल्स ऐसी होती है जो हमारी जीरो फेज में एंटर कर जाती है। वो सेल्स कैसी होती हैं, वो सेल्स दोबारा से मतलब डिवाइड नहीं करती, एग्जिट कर जाती है जीवन फेज को टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कोल्ड क्वेसेंट स्टेज, जिसको हम G0 बोलते हैं। यानी कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मतलब डिवाइड नहीं करती आगे, वो एग्जिट हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है जीवन फेज से, पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि अपने उसके अंदर जो कुछ भी उसको करना है ना एक्टिविटीज़, केमिकल्स बनाने हैं या मतलब कि अपने पेट भरने के लिए जो भी उसको एनर्जी चाहिए होती है उस चीज़ को वो करती रहती है, ठीक है। सेल नॉट ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं करती, क्योंकि अगर वो ग्रोथ करेगी तो ग्रोथ कर करके ही वो तो इतनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसे डिवाइड तो करना नहीं है, ठीक है। तो वो ग्रोथ नहीं करती, बस अपने काम खाने के लिए, काम चलाने के लिए अपनी एनर्जी बनाती रहती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एक्टिव रहती है मेटाबॉलिकली, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, G0 फेज बोलते हैं, जो एग्जिट कर जाती है जीवन साइकिल को, जीवन फेज को। अब क्या होता है इन एनिमल सेल माइटोटिक डिवीजन इन डिप्लॉइड सेल, यानी कि माइटोटिक डिवीजन डिवीजन हमें किस में देखने को मिलता है। देखो जो हमारा माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें अगर हमें 46 क्रोमोसोम किसी एक सेल में है तो 46 ही दूसरी सेल में हमें मिलेंगे, जो डिवाइड होकर हमारी बनने वाली है उसमें भी हमें 46 क्रोमोसोम ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखो एनिमल सेल्स में डिप्लॉइड सेल में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मैं 23 में, वैसे तो होती नहीं है, मतलब गैमेट्स हमें बस गैमेट्स में होती है 23 हैप्लॉइड देखने को मिलता है, वो भी अब जब जाइगोट बनता है जब वो भी डिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। तो माइटोटिक किस में होता है, डिप्लॉइड सेल्स में होता है। और अगर मैं प्लांट सेल्स को देखती हूँ तो इसमें माइटोटिक हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों चीज़ में होता है, क्योंकि जो हमारी एल्गी होती है ना वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है ना। यानी कि उसमें जो हैप्लॉइड कंडीशंस मिलती है, जैसे हमें नॉर्मली कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं तो हम डिप्लॉइड कंडीशन में हैं, बट जो हमारी एल्गी होती है ना वो हैप्लॉइड कंडीशन में मिलती है हमको, जिसमें मान लिया ये एन है इसमें, ठीक है, ये हैप्लॉइड कंडीशन में ये हमें एल्गी मिल रही है। तो ये क्या करती है, फर्टिलाइजेशन करके 2n बना लेती है, तो इसको क्या करना पड़ता है, दोबारा से डिवीजन करके इसको n की कंडीशन में आना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, क्या हो रहा है ये, तो इसमें हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी, प्लांट्स में ये दोनों में देखने को मिलता है, और एनिमल्स में केवल डिप्लॉइड डिप्लॉइड में देखने को मिलता है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है माइटोसिस, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, माइटोसिस और मियोसिस। तो इस माइटोसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आप नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है सब कुछ।